नमस्कार। मैं सुमन द्विवेदी पिछले कई दिनों से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास पर चर्चा कर रही हूँ। मैं पुनः दावा करती हूँ कि यदि आप हिंदी से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप एक बार मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपका हिंदी साहित्य के प्रति गहरी रुचि पैदा होगी, वहीं दूसरी तरफ आप में प्रबल विश्वास की भावना भी बढ़ेगी और आप अपने परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप एक बार अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास पर गहन चर्चा हुई है। एक एक शब्दों पे हम लोगों ने चर्चा किया है। तो पिछले वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि जिसमें शुक्ल जी यह बताए हैं कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, यानी जिस समय हमारा हिंदी साहित्य जन्म लेता है, वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। उस समय वीरता के गौरव, यानी वीरता कोई अपना मतलब गौरव लोग मानते थे। उसमें जरूरी नहीं था कि किसी का बहुत दुश्मनी थी इसलिए लोग लड़ाई भड़ाई करते थे, बल्कि अपने सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए लोग आपस में लड़ भिड़ जाते थे। शुक्ल जी ये भी कहते हैं, आगे बताते हैं कि महमूद गजनवी के लौटने के पीछे गजनवी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था। जब महमूद गजनवी लौटे हैं, उनकी मृत्यु लगभग 1087 के आसपास हुई है, तो गजनवी सुल्तानों का एक हाकिम जो है वो लाहौर में रहा करता था और वहाँ से लूट मार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर, विशेषतर राजपूताने पर चढ़ाइयाँ हुआ करती थी। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता। जो चढ़ाइयाँ हुई करती थी, जो लड़ाइयाँ हुई हैं, तो वो फारसी तवारीखों में नहीं मिलता है, पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। फारसी तवारीखों में तो नहीं मिल रहा है, लेकिन कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्य में मिल रहा है। आगे, सांभर का चौहान राजा दुर्लभराज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था। सांभर, जिसे हम अजमेर, वर्तमान में अजमेर के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सांभर का चौहान राजा दुर्लभराज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया। अजमेर बसाने वाले अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। अजय देव के पुत्र अड़ोराज के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांघकर उस स्थान पर जा पहुंची जहां अब आना सागर है। कहाँ पहुंचती है? जहां अब आना सागर है। आना सागर नाम क्यों है? क्योंकि अजय देव के जो पुत्र अड़ोराज थे, उनका उपनाम आना भी माना जाता है। आगे, अड़ोराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहां म्लेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था। उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां अड़ोराज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया, जो आना सागर कहलाया। आगे, आना के पुत्र बिसलदेव के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ाई, जिसे परास्त कर बिसलदेव आर्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यावर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए बिसलदेव की विक्रम संवत 1220 के लेख से पाया जाता है। शहाबुद्दीन गोरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई के पहले भी गोरियों की सेना ने नारौल पर धावा किया था, पर उसे हार कर लौटना पड़ा था। इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का
सर्वाधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे। यानी अब देख रहे हैं हम लोग कि वो जो दौर था सचमुच पूर्ण रूप से लड़ाई भिड़ाई का ही समय था। इससे सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हम्मीरदेव हुए, जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा में थे। हम्मीरदेव किसकी वंश परंपरा में थे? महाराज पृथ्वीराज चौहान के। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने कई बार उन्हें कई बार हराया था। सारांश यह कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। अब स्पष्ट कर दिए हैं शुक्ल जी कि पठानों के शासनकाल जब तक चला तब तक जो हिंदू थे वो अपनी आज़ादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए बराबर लड़ते रहे। आगे राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। यानी राजा भोज बहुत दानी थे, बहुत अच्छे हैं, बहुत दानी हैं, बहुत विद्वान हैं। अब ये सब बातें जो कवि कहते थे और इससे उन्हें लाखों रुपए की कमाई होती थी, वह समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं लगी थी। अब शास्त्रार्थ के लिए कोई जगह नहीं बचा था। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। यानी कौन ज़्यादा विद्वान है और शास्त्रार्थ हो रहा है, कौन विजयी हुआ, इस तरह की जो बातें थी वो भी अब ढीली पड़ गई थी। उस समय तो जो जाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्याहरण का अत्युक्तिपूर्ण यानी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे, आलाप करता था, वह रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था। अब यहाँ पे शुक्ल जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि अब वही कवि सम्मान पाता था जो वीरता का यशोगान करता था और अतिशयोक्तिपूर्ण वीरता का वर्णन करता था। वही कवि अब राजसभाओं में अपना स्थान पाता था और उसी कवि को पुरस्कार भी मिलता था। आगे इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीर गाथा को हम दोनों रूपों में पाते हैं, मुक्तक के रूप में भी और प्रबंध के रूप में भी। अब वीर गाथा की जो हम पाते हैं वो दोनों रूपों में पाते हैं, मुक्तक और प्रबंध दोनों ही रूप में। फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीर गाथात्मक प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख किया जाता है। जैसे यूरोप में वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वैसे ही यहाँ भी था। किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दल बल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हर कर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। अब देखिए यहाँ शुक्ल जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि ये वीर गाथा के अंतर्गत अगर कोई कभी किसी राजकुमारी की सुंदरता का वर्णन राजा के सामने करता था, उसके नक्शिक वर्णन करता था कि बहुत सुंदर है, तो इस स्थिति में राजा क्या करता था कि वहाँ पे चढ़ाई कर देता था और चढ़ाई करके जब विजय प्राप्त करके उस कन्या को लाता था तो ये उसके गौरव का विषय बनता था, उसके अभिमान है ना कि वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था कि ये राजा ने चढ़ाई की और वहाँ की कन्या हरण लाया और उस सुंदरी, तो इस स्थिति में वो बहुत ही वीर राजा के रूप में गिना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण आता था, पर गौण रूप में श्रृंगार का मिश्रण आता था, क्योंकि सुंदरी जब राजकुमारी की सुंदरता की वर्णन होती थी तो कहीं ना कहीं श्रृंगार उसमें छुपा होता था, लेकिन वो गौण रूप में, मुख्य रूप में तो केवल वीर रस ही दिखाई देते थे। यानी प्रधान रस वीर ही रहता था, श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री कारण कल्पित करके रचना रची जाती थी, यानी रचना की जाती। अब ये शुक्ल जी बता रहे हैं कि जहाँ पे राजनीतिक कारण से भी अगर युद्ध होता था तो भी उस समय किसी सुंदरी का, किसी रूपवती स्त्री का कल्पित करके ही रचना
रची जाती थी। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है। हामिद पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। इस प्रकार इन काव्यों में प्रथा अनुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। ये वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती हैं, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों के रूप में। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बिसलदेव रासो मिलती है। अब यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि वीर गीत में सबसे पुरानी पुस्तक क्या है? बिसलदेव रासो। और साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ है वह क्या है? पृथ्वीराज रासो। यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है, जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आल्हा है, जिसके गाने वाले प्रायः समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पर वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिसकी या तो प्रतियां मिलती है या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं, पर बिसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। शुक्ल जी यहाँ पे बता रहे हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो बिसलदेव रासो के काव्य में रसायन शब्द बार बार आया है। तो वो शुक्ल जी कह रहे हैं कि ऐसा, तब हमारी समझ में यही आ रहा है कि ये जो रसायन शब्द है यही आगे चल के रासो हो गया। आगे के वीडियो में हम लोग खुमान रासो को देखेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी, लेकिन उसके पहले मैं कहूँगी कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।